बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा। आज हम चैप्टर नंबर 5 का स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटॉल। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ऑर्बिटॉल और दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटॉल। इन दोनों को पहले तो हम इसका डिफरेंस देखें ना। ऑर्बिट कहते हैं शेल को, ऑर्बिटॉल कहते हैं सब शेल को। तो ऑर्बिट शेल हो गया और ऑर्बिटॉल क्या हुआ, सब शेल हुआ। अच्छा, ऑर्बिटॉल हमारे पास वो जगह होती है जहां 95% चांस होते हैं इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सब शेल के अंदर। अच्छा, और ये जो ऑर्बिट होता है ये बेसिकली क्या होता है, पाथ वे होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये ऐसी जगह, ऐसी स्पेस जिसमें 95% चांस हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का, और ये वो जगह है जहां पे पाथवे है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब हमने यहां बात की थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हमने यहां कहा था कि बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं, तो पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हम साइमल्टेनियसली हम इसको नहीं फाइंड कर सकते। अब इसके बाद अब हमें एक मुश्किल आई, तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। उसने कहा कि अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम तो इम्पॉसिबल है फाइंड करना, बट हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि कितने % चांस है, कितनी दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने वेव इक्वेशन दी। उस वेव इक्वेशन से कैलकुलेट किया। उसने कहा न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के बाहर 0.53 नैनोमीटर जो है वो तकरीबन ये जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस के करीब ये वो इतनी सी स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। तो बेसिकली ये श्रोडिंगर ने ये मसला हल किया हाइजेनबर्ग के बाद। उसने क्या किया, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, और ये वैल्यू बिल्कुल वही है जो हमने रेडियस में डिस्कवर की थी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। हमने वहां कहा था 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 2 को अगर हम देखें तो यहाँ 9 है इसके पीछे, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से हम इसको क्या करते हैं, +1 करके 0.53। तो ये वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, पाया जाता है। यहीं से हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटॉल आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर बेसिकली बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए 4 जो है वो प्रिंसिपल दिए गए, जिसे हमने क्वांटम नंबर्स का नाम दिया। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय वन इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसा क्वांटम नंबर जो साइज, एनर्जी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को डिस्कवर करे, इसे हम शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये शेल को डिस्कस करता है, इसे हम क्या कहते हैं, शेल क्वांटम नंबर। इसमें तमाम के तमाम शेल्स के बारे में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताएगा। हमने पढ़ा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। n की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1, 2, 3 नॉन जीरो वैल्यू का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब है फर्स्ट शेल, और वो कौन सा होता है, k। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। दूसरी बात, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये l शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो m शेल होगा और उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू अगर 4 है तो n शेल है
32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब हमारे पास n की वैल्यू नंबर ऑफ शेल को, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का शेल ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का हमारे पास जो है वो n है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हमें इस तरह से बताता है। तो आप देखें k के अंदर एक सब शेल होता है जिसे हम कहते हैं s, और l के अंदर दो सब शेल होंगे s और p, m के अंदर तीन सब शेल होंगे हमारे पास s, p और d, और n के अंदर हमारे पास चार सब शेल होते हैं s, p, d और f। तो ये हमारे पास बेसिकली शेल क्वांटम नंबर को बता रहा है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू है, और उस n की वैल्यू के अंदर k है तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम सब शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अच्छा, अब याद रखें इसके अंदर तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो सब शेल में डिस्कस करेगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल l से, और हम कहते हैं कि l की वैल्यू होती है -1 लेस जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। लेट्स सपोज l की वैल्यू जो होती है वो होल नंबर में है। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब आप ये देखें अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1 0, तो l 0 होगा। मतलब n की वैल्यू 1 तो उसका एक कम कितना होगा? 0। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू क्या है? 2, तो इसके अंदर से -1 करें तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या आएगी? 2। एक लेस करते जाएं। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो बेसिकली ये हमें जो है जो सब शेल के बारे में बताता है। l की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये s सब शेल को शो कर रहा है कि s सब शेल के अंदर जो है हम बात करें, और अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p सब शेल को शो कर रहा है। l की वैल्यू 3 है, ये d सब शेल को शो कर रहा है। l की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास ये f सब शेल को शो कर रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखें, अगर n की वैल्यू 1 है, k शेल है और उसके अंदर सब शेल s ही है, तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसलिए हम कहते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू 2 है। अब हमारे पास l शेल है, l में हमारे पास s भी सब शेल होता है और p भी। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6, तो टोटल l में इसलिए हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर n की वैल्यू 3 है तो m शेल है, उसके अंदर s भी होता है, p भी होता है और d भी। s में 2, p में 6 और 10 d में आएंगे, तो टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास n है, इसमें s, p, d, f चारों हमारे पास सब शेल आएंगे। 2, 6, 10 और 14, टोटल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। तो ये तमाम की तमाम जो है इसकी कैलकुलेशंस आपको याद होनी चाहिए कि आगे बाद एस सब शेल है किस में होगा, पी किस में, एल में कितने हैं और एम में कितने सब शेल हैं, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन और टोटल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, स्पेस में उसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। अच्छा, अब एक तो बात, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। इस m की वैल्यू भी होती है इंटीजर्स में। इंटीजर्स आपको पता है z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0 +, -1 +, -2 एंड अप टू सो ऑन। तो ऐसी वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होगी। ये एसोसिएट होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 ही होगी। इट्स मीन L किसके लिए 0 होगा? S सब शेल। तो आप कहेंगे कि S सब शेल की नो अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट है ही नहीं इसकी, किसमें? स्पेस के अंदर। तो आपको ये M की वैल्यू नहीं बताया कि किसकी अरेंजमेंट है या नहीं है।
अच्छा, अगर L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू तो शुरू 0 से होगी, तो 0 प्लस माइनस 1। तो अब आप देखें M की टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, 0 और 1। तो अब आप देखें टोटल L की कितनी हमारे पास M की वैल्यू आई है 3। इसका मतलब L1 किसके लिए होता है, P सब शेल के लिए। अब P सब शेल की अरेंजमेंट 3 है, एक PX, एक PY और एक PZ। मतलब ये एक P जो है वो X एक्सिस के अलॉन्ग होता है, दूसरा Y एक्सिस के अलॉन्ग और तीसरा Z एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरीके से अगर हम बात करें L की वैल्यू अगर 2 हो तो M की वैल्यू इंटीजर्स में की वजह से 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 के बाद प्लस माइनस 2। तो M की टोटल वैल्यू अगर हम काउंट करें तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये टोटल अगर आप गिने तो 5 इसकी अरेंजमेंट आती है। तो आप देखिए तो D क्या है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो ये d ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो 5 तरह की है। कौन सा, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी क्योंकि 3 थी, इसकी है 5, इसलिए इसे 3-fold डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई ना करें, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो सेम एनर्जी जिन ऑर्बिटल्स की हो उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हमारे पास ये 5 वाले हैं, इसे 5-fold हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एब्सेंस है मैग्नेटिक फील्ड की तो ये पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। जब पांचों की एनर्जी सेम हो तो ये भी डीजनरेट कहलाएंगे। इसी तरीके से L इज इक्वल टू 3। अब L की वैल्यू 3 है तो M की क्या होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। तो M की वैल्यू क्या होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो आपके पास इसको काउंट करें तो टोटल 7 अरेंजमेंट निकल आई है। इसका मतलब क्या है कि F जो है उसकी 7 अरेंजमेंट है किसके अंदर, और ये स्पेस के अंदर। इसलिए ये इसकी अरेंजमेंट बताई नहीं गई, क्यों, इसकी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप होती है, यहां इसके अरेंजमेंट हमें बताई नहीं गई। ये था क्वांटम नंबर। अब है स्पिन क्वांटम नंबर। आखिरी क्वांटम नंबर कौन से है, स्पिन। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है ऑर्बिटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है उसके हमारे पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आने होते हैं, उनकी आपस में रिपल्जन होती है। उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ये इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ रोटेशन। ये हमारे पास सेल्फ रोटेशन कहता है। अगर क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, एक s की वैल्यू +1/2 हो सकती है और एक s की वैल्यू -1/2 होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रोटेट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज, इस तरह दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बेसिकली डुप्लेट जो है हमारे पास स्पेक्ट्रम को शो करता है, जो हम अल्कली मेटल के बारे में बात करते हैं। आगे अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल को देखें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में S जो है वो हमारे पास होता है स्फेरिकल, S की स्फेरिकल शेप होगी। अच्छा, अब आगे है p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल जो है उसकी शेप होती है डंबल लाइक, डंबल लाइक। हमारे पास इस तरह से ये px है, ये py है और इस तरह से हमारे पास ये pz। 3 अरेंजमेंट इसकी स्पेस के अंदर है, हमने यहां पढ़ी है। इसके बाद अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल की हमने कहा था कि dxy की बात करें, ये 2 है, एक x एक्सिस में और एक y। तो आप देखिए जरा इसमें, अगर हम इसको यूं बनाएं, ये x है, ये y है, ये हमारे पास y है, तो आपका जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो x और y के दरमियान लूप होना चाहिए। x और y के दरमियान इसका लूप होगा। ये हमारे पास x और ये y, तो इस तरह से हमारे पास dxy, चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो लूप आएगा वो x और y के दरमियान आएगा।
इसके बाद सिमिलरली हम बात करें तो डी वाई जेड, उसमें आप इसी तरीके से आप बना लें y, ये हमारे पास x आ गया, ये y आ गया और ये z, इस तरह से ये y आ गया। तो आपने सिमिलरली हमने जो y z के दरमियान जो है वो लूप बनाने हैं। तो y और z के दरमियान लूप बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑर्बिटॉल हमारे पास डी वाई जेड का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डी एक्स जेड, वो आप खुद बनाएंगे, x और z के दरमियान बनाएंगे। अब हमारे पास आता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये देखें ये x है ये y है, ये ऑन एक्सिस होंगे, x पे भी और y पे भी। तो ये हमारे पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आ रहा है। और अगर हम बात करें डी जेड स्क्र की, तो आपने सिंपल ये z बनाना है, इस पे ये लूप बनाकर और इसमें ये गोल दायरा बनाना है, ये z की डेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये किसकी हम शेप बना रही है, डी जेड स्क्र। f की शेप हम बुक में नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स शेप है। तो ये हमारे पास क्या था, शेप ऑफ ऑर्बिटॉल का टॉपिक था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम नंबर्स का, तो आप इसको बड़े गौर से पढ़िएगा। कोई अगर कंफ्यूजन होती है आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।